नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए चल खुसरो घर आपने का तृतीय अध्याय। इसके आगे के 2 अध्याय हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे। लिंक आपको एंड स्क्रीन तथा आई बटन पर मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। चल खुसरो घर आपने, लेखिका शिवानी, अध्याय 3। जिस दिन वह उसके काली एम्बेसडर भ्रमण के बारे में सुनकर आई, उसी दिन उमा ने लौटने में बड़ी देर कर दी थी। कुमुद ट्यूशन से लौटी तो देखा चिंतातुर अम्मा बरामदे में खड़ी है। क्या हुआ अम्मा, लालू नहीं आया क्या? नहीं, लालू को तो मैंने अभी उमा को ढूंढने भेजा है। पता नहीं कहाँ चली गई लड़की। क्या उमा अभी तक नहीं लौटी? कुमुद को उसी दिन मिली चेतावनी और सहमा गई। रघु काका के शब्द उसके कानों में बजने लगे। अपनी छोटी बहन की गतिविधि पर भी ध्यान देना चाहिए बेटी। रुको अम्मा, मैं अभी उसकी सहेली मीरा को फ़ोन कर पूछती हूँ, कहीं वहीं तो नहीं चली गई। वह फ़ोन कर लौटी तो अम्मा बरामदे में ही खड़ी थी। उसे देखते ही बड़ी आशा से लपकी। क्या हुआ, फ़ोन मिला? हाँ, कुमुद अपने स्वर की अशिष्टता को रोक नहीं पाई थी। फ़ोन मिला पर वह नहीं। ऐसा तो कभी नहीं करती। अम्मा ने अनुपस्थित छोटी पुत्री की दुर्बल पक्ष को सबल कर प्रस्तुत करने की चेष्टा की तो कुमुद का सारा गुस्सा निरी अम्मा पर ही उतर गया। ऐसा कभी नहीं करती, यही कह कह करके अम्मा तुमने तो उसे सिर पर चढ़ा लिया है। अब भुगतो। जानती हो आज रघु काका क्या कह रहे थे? अरे भीतर चलना बेटी, वह अभागी गौरी यहीं कहीं कान लगाए बिल्ली सी देख रही होगी। अम्मा उसे हाथ पकड़ भीतर खींच लाई। फिर दोनों कमरे में बड़ी देर तक बिना कुछ कहे चुपचाप बैठी रही। लालू भला ऐसा अवसर कभी चुका सकता था? वह बहन को ढूंढने के बहाने निश्चय ही अपनी चंडाल चौकड़ी के साथ कहीं निकल गया होगा। 9:30 बज गए थे। किससे कहेंगी, क्या करेगी अब? पड़ोसियों से कुछ कहना व्यर्थ था। एक तूफान खड़ा हो जाएगा। पत्ता भी खटकता तो माँ बेटी चौकन्नी होकर खिड़की पर खड़ी हो जाती। किसी स्कूटर कार के निकट आने का आभास दोनों को उद्बीन कर एक साथ कई बार खिड़की पर खड़ी कर चुका था, किंतु दूसरे ही क्षण सड़क निस्तब्ध हो जाती। जानती हो अम्मा, कुमुद ने भर्राए गले में कहा, रघु काका कह रहे थे वह उसे 2 दिन किसी के साथ काली कार में आते देख चुके हैं। और तुमने भी देखा क्या? कठोर दृष्टि से उसने माँ की ओर देखकर पूछा। काली कार नहीं तो। पर कुमुद को लगा उसकी सरला अम्मा की उस डरी सहमी नहीं में भी एक विवश स्वीकृति है। हाँ, उसने देखा है, और यही कारण था कि आज छोटी पुत्री की अनुपस्थिति से नाना भयावह कल्पनाओं से सहमा रही थी। अचानक द्वार की कुंडी खटकी और माँ बेटी दोनों एक साथ तीर सी लपकी। क्षमा कीजिएगा, कुमुद जोशी क्या इसी मकान में रहती हैं? उस वर्दीधारी पुलिस के कर्मचारी को देखते ही अम्मा का चेहरा विवर्ण हो गया था। कोई एक्सीडेंट हो गया है क्या? अम्मा ने कांपते गले से पूछा। जी मैं ही हूँ कुमुद जोशी, आइए। बुद्धिमती कुमुद का अंतर्बोध उसे एक पल में चौकन्नी कर गया। आप बैठे। उसने बड़े संयत विनम्रता से कुर्सी खींच दी। आई एम सॉरी। वह प्रौढ़ पुलिस अधिकारी हाथ के बैटन के दोनों सिर पकड़े किसी बाजीगर के डंडे की भांति सहलाने लगा। आई एम अफ्रेड आई हैव एन अनप्लेजेंट न्यूज़। कुमुद के आश्चर्यजनक धैर्य को देखकर वह अधिकारी दंग रह गया। ना जिज्ञासा, ना कौतूहल, ना भय मिश्रित आशंका, ना हिस्टोरिकल रोना धोना। माताजी, उसने बड़े आदर से अम्मा को संबोधित किया था, आप जरा दूसरे कमरे में चली जाएंगी, मुझे इनसे एकांत में कुछ कहना है। नहीं नहीं, आपको जो कुछ कहना है इन्हीं के सामने निसंकोच कहिए। कुमुद ने ही फिर उठकर दूसरे कमरे में जा रही अम्मा को रोककर बिठा दिया। उमा जोशी आपकी सगी छोटी बहन है? जी हाँ। आज वह अभी तक घर नहीं लौटी, हम परेशान हैं। 5 बजे वह म्यूजिकल कॉलेज गई थी, 7 बजे लौट आती है, आज अभी तक नहीं आई। वह आप ही की सगी बहन है क्या? जी हाँ, कहा तो आपसे, हम दोनों सगी बहनें हैं। कुमुद का स्वर खींचकर सामान्य से ऊंचा भी हो गया था। अम्मा ने कोहनी के आघात से धीमे स्वर में सचेत किया। आस्ते बोल बेटी, अभी पड़ोसी यहाँ जुट जाएंगे। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ मैडम कि उमा जोशी ने पुलिस में बयान दिया है कि वह अपने माता पिता की इकलौती संतान है। आपके पिताजी? जी मेरे पिता नहीं है, 5 वर्ष पूर्व इनकी मृत्यु हो चुकी है। और तो यहाँ भी गलत बयान दे गई छोकरी। पुलिस अधिकारी का उमा के लिए उस अशिष्ट संबोधन ने कुमुद के दिमाग का पारा फिर चढ़ा दिया। जी
उसने ऐसे कहा जैसे थप्पड़ मार रही हो। उसने अपने बयान में कहा है कि उसके पिता रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, महानगर में उनकी अपनी कोठी है और उसका नाम छाया बनर्जी है। कुमुद की छाती में जैसे किसी ने भारी शीला को उठाकर दूर पटक दिया। वह क्रोध से कांपती खड़ी रह गई। तब तब आप छाया बनर्जी के परिवार को ढूंढने इतनी रात को हमारे घर में कैसे घुस आए? आप शांत होकर बैठ जाइए मैडम। अभी हमें बहुत जानकारी आपको देनी है और बहुत जानकारी आपसे लेनी है। मतलब यह है कि हमने एक ही घंटे में पता लगा लिया कि छाया बनर्जी कौन है, कहाँ रहती है, आदि आदि। कैसे? अविश्वास और अपमान से कुमुद अपनी देह का थर थर कांपना रोक नहीं पा रही थी। यह समझने में आपका भी समय नष्ट होगा, मेरा भी। असलियत उगलवाने के लिए हमारे अपने तरीके हैं मैडम। अब आपको हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? थाने, जहाँ आपकी बहन छाया बनर्जी हवालात में बंद है। अधिकारी की तीखी व्यंग्यपूर्ण मुस्कान कुमुद को तिलमिला गई थी। नहीं नहीं, तू थाने नहीं जाएगी। चलना हो तो मैं चलूंगी आपके साथ। इतनी रात को मैं इसे कभी नहीं जाने दूंगी। पर क्या किया है मेरी बच्ची ने जो तुमने उसे थाने में बंद कर दिया? अम्मा ने सिसकियां रोकने के लिए आंचल मुंह में दबा लिया। बहुत कुछ किया है माताजी। आप जैसी बुजुर्ग के सामने कहते भी शर्म आती है, पर हमारा पेशा ही बेशर्मी का है। निराला नगर के कुख्यात अड्डे पर आज छापा मारा गया था। वहाँ भले घर की लड़कियों से ऐसा पेशा करवाया जाता था। वहीं पर जो 4 बदकिस्मत लड़कियां आज बरामद की गई, उन्हीं में से एक आपकी पुत्री भी है। बाकी 3 चौक से मंगवाई गई पेशेवर नेपाली छोकरियां हैं। कल शायद अखबार में फोटो भी छपे। कितने तो पत्रकार वहां जुटे थे। उसी क्षण अम्मा फटाक से बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। बड़ी देर बाद उन्होंने आंखें खोली तो देखा वह वर्दीधारी और कुमुद उसी पर झुके हैं। मैं मर क्यों नहीं गई, मर क्यों नहीं गई कुमुद के बाबू? क्या यही दिखाने तुम मुझे अकेली छोड़ गए? वह दोनों हाथों से मुंह ढककर सिसकने लगी। अम्मा धैर्य रखो। तुम ऐसे हिम्मत हारोगी तो मैं क्या करूंगी? पहले माथुर साहब को फोन करूंगी, शायद वही हमारी कुछ मदद कर सकें। किसी तरह अम्मा को समझा बुझाकर पहले उसी कोठी में गई जहां वह ट्यूशन करती थी। हो सकता है माथुर साहब का डीआईजी पद ही उसे उबार ले। उनकी तीनों पुत्रियां उसकी छात्राएं थीं। स्वयं माथुर साहब भी कभी उसके पिता के छात्र रह चुके थे। उन्हीं के एक फ़ोन ने फिर उसकी डूबी तरनी को उबार लिया, किंतु दूसरे ही दिन उसके ट्यूशन की तरनी डूब कर रह गई। बड़ी विनम्रता से ही माथुर साहब ने अर्दली से कहलवा दिया था, परीक्षा पास आ रही है, इसी से अब लड़कियां स्वयं पढ़ लेंगी, वह कष्ट ना करे। एक लिफाफे में पूरे महीने का वेतन भी भिजवाया था, किंतु वह लिफाफा मेज पर ही रखकर लौट आई थी। छोटी बहन के कलंक की सजा उसे अब जीवन भर भुगतनी होगी। जिस ग्रह की छोटी पुत्री ऐसी थी, क्या सबूत कि उसकी बड़ी पुत्री भी वैसी ना हो? और फिर उसी रात रंगचंडी बन उसने बहन को अर्धमृत कर कोने में डाल कमरे की सांकल चढ़ा दी। यह उसकी पुण्यवती जननी के ही पुण्यों के संचित कोष का प्रताप था, जो उस परिवार की आन को बिना खरोच लगाए बचा ले गया। किसी को कानो कान खबर नहीं लगी कि रात 10 बजे पुलिस की जीप में कुमुद वहीं गई थी और रात बीतते न बीतते दोनों बहनों को किसी ने कार से उतरते देखा। दूरदर्शी माथुर साहब ही दोनों बहनों को उसके मकान की सीमा से कुछ दूर उतार तब तक खड़े खड़े देखते रहे जब तक दोनों द्वार खोलकर भीतर नहीं चली गईं। कुमुद पर उनका अनंत स्नेह था, किंतु आज जो घटा था उसे देखकर वह अब नहीं चाहते थे कि उस परिवार की लड़की उनकी पुत्रियों को पढ़ाए। बड़े बुझे मन से ही उन्होंने दूसरे दिन उसे बिना मिले बाहर से ही टरकरा दिया। फिर भी एक संक्षिप्त पत्र में उन्होंने स्थिति एवं विवशता स्पष्ट कर दी थी। तुम मुझे अपनी पुत्रियों से ही प्रिय हो बेटी, पर कल जो घटना घटी है वह पुलिस की गड़ी रची घटना नहीं है। मैं तुम्हें एक ही राय दे सकता हूँ, जितनी जल्दी हो उमा को शहर से कहीं दूर भेज दो। इसका यहाँ रहना तुम्हारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। माथुर साहब की राय मान दूसरे ही दिन उसने उमा को माँ के साथ ननिहाल भेज दिया। बड़े मामा विदुर थे, सब जानते थे कि बीच बीच में वे कुमुद उमा वहाँ जाती रहती हैं। इसी से कौतूहल प्रिया गौरी चाची की जिज्ञासा को उसने यहाँ पिस्सू सा मसल दिया था। मामा की तबीयत अचानक खराब हो गई, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, इसी से अम्मा उमा को लेकर पहाड़ गई हैं। और जब अम्मा लौटी तब साथ में उमा को ना देख रिक्शा से उतरने से पहले ही गौरी चाची पूछने आ गई, हाय लड़की को कहाँ छोड़ाई हो गोदी दीदी, कॉलेज तो खुला है उसका। दद्दा की देखभाल करने वाला कोई ना था, इसी से छोड़ आई गौरी। 10 दिन बाद तो गर्मी की छुट्टियां है ही, सोचा मामा की देखभाल कर लेगी। बात
बड़ी सहजता से आई गई हो गई थी। जो 3 छोकरियां उसके साथ पकड़ी गई थी वे भी संभवतः उसके जाली नाम से ही परिचित रही होंगी और वे अपने नरक में लौट गई होंगी। ऐसी अपराधनियों को इस पृथ्वी पर दंड मिलता ही कहाँ है। सौभाग्य से अखबार में पुलिस से घिरी जिन 4 लड़कियों का चित्र छपा था उसमें चारों के चेहरे अस्पष्ट थे। एक ने साड़ी से मुंह ढक लिया था, अपने को स्वयं को छिपा लिया था। केवल पहचानने वालों ने ही अपनी उस साड़ी की छींट को पहचानने में भूल नहीं की। एक लालू ही था जिसे अब तक यह रहस्य समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों शांति दीदी में उमा को ऐसे बेरहमी से पीटा और क्यों कॉलेज खुला रहने पर भी उसका निर्मम निर्वासन कर दिया गया। ना किसी ने कुमुद से कुछ पूछा ना कहा। फिर भी उसे स्वयं उस दमघोटू वातावरण में सांस लेने में मृत्यु तुल्य कष्ट होने लगा। अध्यापिकाएं आपस में फुसफुसाती तो लगता वे उसे ही देखकर हंस रही हैं। कोई राह चलते मुड़कर देखता या कोई उसकी रिक्शा के पास आकर कार की गति धीमी करता तो उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते। कहीं यह कोई उमा का ही प्रेमी तो नहीं। अम्मा से पहले ही उसकी बात कम होती थी, अब तो वह बात भी हाँ हूँ ना तक सीमित रह गई। भूख लगती पर चेष्टा करने पर भी वह गले के नीचे गस्सा नहीं उतार पाती। 8 ही दिन में उसके कंधे की हड्डियां निकल आई, आंखों के नीचे स्याही फूक गई। उसके जी में आता वह कहीं दूर भाग जाए। इस लज्जा से उसने बाहर जाना भी बहुत कम कर दिया। ट्यूशन छूट गई थी, सब्जी लानी होती तो अम्मा को भेज देती। पापिष्ठा बहन के ग्रहित पाप का बोझ अब वह सहन नहीं कर पा रही थी। उस पर एक अज्ञात आशंका उसे सहसा आधी रात को जगाकर विचलित करने लगी। अभागिनी उमा को वह सरल मामा के सिर पर तो पटक आई, पर कहीं अनजाने में ही कुछ और भी बड़ा पाप ना बटोर बैठी हो लड़की। वहां तो मामा की गृहणीहीन गृहस्थी में यदि कुछ उल्टी सीधी अवस्था भी उमा की होगी तो कोई भांपने वाला भी ना होगा। बहन की कौमारी अवस्था में ही उसकी जननी बनने की संभावना उसे कभी कभी पागल बना देती। तभी उसे यह विज्ञापन दिख गया, किंतु यहाँ आकर भी क्या वह उस अवस्थी बोध से मुक्त हो पा रही थी? माँ को ना समझ बिगड़ैल भाई के साथ अकेली छोड़ अपने कर्तव्य से परागमुख पलायन को क्या उसका अंतर्मन क्षमा कर पा रहा था? किंतु रात भर की चिंता, बेचैनी, छटपटाहट का उसने दूसरे दिन अपने चेहरे पर फटकने भी नहीं दिया। निर्विकार मुद्रा में काशी चाय की ट्रे लाकर उसके कमरे में धरकर कह गई थी, बाई साहब आप नाश्ता कर लें तो ऊपर आ जाएं। साहब के आदेश का पालन कर वह ठीक 10 बजे ही ऊपर पहुंची थी, किंतु उस प्रसाद की भूल भुलैया क्या लखनऊ की भूल भुलैया से कुछ कम थी? आइए आइए मिस जोशी आइए। राजकमल सिंह क्या सहसा किसी अदृश्य सुरंग से निकलकर उसके सामने खड़े हो गए। वह ऐसी चौंक उठी कि अभिवादन करना भी भूल गई। आइए मेरी स्टडी में चलें। चारों ओर से जालदार झरोकों से आती ठंडे कूलर की सी हवा का वेग उसके बालों को अस्त व्यस्त कर गया। हाथ से उन्हें बैठाती वह कमरे में पहुंचकर खड़ी हो गई। स्वयं घूमने वाली कुर्सी में बैठ चलचित्र के किसी मजे अभिनेता किसी स्वाभाविकता से कुर्सी को इधर उधर घुमाते राजकमल सिंह ने हाथ के सिगार की राख झाड़ बड़े ही मिष्ट सिमित से कहा, अरे आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए। वह बैठ गई, किंतु अभी भी वह उस रौबीले व्यक्ति की ओर आंख उठाकर देख नहीं पा रही थी। मैं देख रहा हूँ मिस जोशी, यहाँ यू आर नॉट एट ईज। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या आपको? जी नहीं जी नहीं। 2 बार अपने कथन की पुष्टि कर वह फिर उसी विवशता से चुप रह गई। नहीं, मुझे लग रहा है आप यहाँ घबरा रही हैं, पर देखिए आप इसे अपना ही घर समझिए और मुझे अपना स्वामी मत समझिए। अचानक कुमुद का गौरवर्णी चेहरा आरक्त हो उठा। देख राजकमल सिंह को लगा उसके मुंह से कुछ ऐसी वैसी बात निकल गई जो उसे आहत कर अपदस्थ कर गई। हिंदी बोलने में वह प्रायः ही ऐसी मूर्खता कर बैठता है। अंग्रेजी में मास्टर शब्द निरीह ही लगता है, किंतु हिंदी में यही स्वामी गाथक अर्थ की सृष्टि कर सकता है, यह उसे ध्यान नहीं था। क्षमा करें, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं कहना चाह रहा था आपके मेरे बीच कभी भी यह भावना रही कि मैं आपको वेतन दे रहा हूँ, इसलिए मैं मालिक हूँ। आपका जब जी चाहे जो जी चाहे करने को आप पूर्ण स्वतंत्र हैं। आपने लिखा था कि आपकी एक शर्त है, बीच बीच में अपने थीसिस के सिलसिले में आपको अपने गाइड से मिलने लखनऊ जाना होगा। आप अवश्य जा सकती हैं, पर एक शर्त मेरी भी है मिस जोशी। इस बार सर से कुर्सी दाएं घुमाए सहसा उसके सामने आकर रुक गई। इस बार कुमुद ने अपनी एक निर्भीक दृष्टि उस चेहरे पर उठाई। अभी तक वह इस चेहरे की दुल्हा लिपि
बाज नहीं पाई थी, यह लिपि कुटिल थी या सरल। पूछेंगी नहीं क्या शर्त है मेरी? वह फिर सिगार होठों में दाब बड़े आकर्षक ढंग से मुस्कुराया। सहसा मरियम के गले का फांसी का फंदा स्वयं कुमुद के गले में लिपटकर दम घोटने लगा। अब क्या कहेगा? कौन सी शर्त हो सकती है उसकी? मन की समस्त भयावह शंकाओं से विहल कर उठी। इस एकांत में यदि इस अनजान व्यक्ति ने उसे दबोच लिया तो कौन बचाने आएगा? हड़बड़ाकर उठे, मुझे क्षमा करें, मैं नौकरी नहीं कर पाऊंगी। बैठिए बैठिए मिस जोशी, इतना घबरा क्यों रही हैं? बड़ी नर्वस टेम्परामेंट की हैं ये क्या आप? मेरी शर्त बहुत छोटी सी है जिसकी स्वीकृति देने में आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नूरबख्श, उन्होंने घंटी बजाई और तत्काल पर्दा खोलकर नूरबख्श भीतर आ गया। जी सरकार, कॉफ़ी ले आओ। नूरबख्श कॉफ़ी लेने गया तो कुमुद का मेघलुप्त शशि सा विवर्ण चेहरा देखते ही राजकमल सिंह का कंठ स्वर एकदम लोरी की थपकी सा मृदुल उठा। मिस जोशी, मेरी शर्त यह है कि आप जब तक यहाँ रहेंगी इस हवेली के दोनों हिस्सों में रहने वाले मेरे दोनों भाइयों के परिवारों से भूल कर भी कभी कोई संबंध नहीं रखेंगी। दुर्भाग्य से हम तीनों सगे भाइयों का पारिवारिक वैमनस्य अब विकट रूप ले चुका है। उनका रहन सहन, उठना बैठना, उनके मित्र परिचित हमसे एकदम भिन्न हैं तो दोनों ही विधायक, किंतु आई एम अशेम्ड टू से पल्ले सिरे के लंपट विलासी अविवेकी नारी लोलुप गुंडों का ही जमघट यहाँ नित्य जुटा रहता है। दिन रात यहाँ डाकुओं की मेजबानी निभाई जाती है। भिंड मुरैना के 10 दलों का विश्राम गृह ही समझिए इसे। मेरे दोनों भतीजे भी आवारा हैं। मैं चाहता हूँ आप इन सबसे दूर रहें। इसका एक ही उपाय है, उनसे गज भर की दूरी बढ़ती जाए। जितनी बड़ी हवेली है, यहाँ मनोरंजन के समस्त साधन मैंने जुटाकर भर दिए हैं। टेलीविज़न है, वीडियो है, भीतर ही टेनिस कोर्ट है, स्विमिंग पूल भी है। और यदि आपको पढ़ने का शौक हो तो इतना ही कहूँगा कि मुझे अपनी लाइब्रेरी पर गर्व है। सब जर्नल्स, मैनुअल आपको यहाँ मिलेंगे। और फिर मालती है, जब वह नॉर्मल रहती है मिस जोशी, तब किसी को परेशान नहीं करती, और जब कभी उसका उन्माद उग्र बनेगा तब मैं आप पर आँच नहीं आने दूंगा। सचमुच ही उन 4 महीनों में कुमुद को अपनी वह निरंकुश दिनचर्या अत्यंत प्रिय लगने लगी थी। धीरे धीरे उसने उस रहस्यमय सिंह सदन की 12 खड़ी बड़ी सहजता से कंठस्थ कर ली थी। असली गृह स्वामिनी को अपनी विलासपूर्ण परिधि से ही लगाव था। दिन भर वह चुपचाप पलंग पर पसर खुली खिड़की से एकटक देखती, कभी मुस्कुराती, कभी अपनी चूड़ियों को सहलाती रहती, कभी तन से उठकर बरामदे में चहलकदमी करने लगती। उसके उन अस्वाभाविक क्षणों में उसके पीछे पीछे छाया सी डोलती कुमुद की उपस्थिति को अब मालती ने बड़ी सहजता से स्वीकार कर लिया था। एक दिन वह ऐसे ही तेज कदमों से चहलकदमी करती छज्जे तक चली गई। तभी नारीकंठ की दबी हंसी के स्वर में चौंक कर कुमुद की दृष्टि दूसरे छज्जे पर खड़ी वर्जित सीमा की गृह स्वामिनियों पर पड़ी। ओह, तो यही थी मालती की जेठानियाँ। उनमें से एक अपने मेद बहुल शरीर के कारण ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। गोरा भभुका रंग, किंतु भयावह मोटा, जैसे थक्कों में झूल रहा था। दूसरी सांवली और बेहद चुलबुली लग रही थी। वही हंस हंस कर कह रही थी, लो अब ये आई हैं पगलिया को देखने। देवर जी हमारे खूब छांट छांट कर लाते हैं। क्यों जी, तुम कहाँ लटकोगी पंखे पर? यहाँ क्या हो रहा है यहाँ अम्मा? खाना नहीं लगेगा क्या आज? हमें अभी लखनऊ जाना है। जो खींचे स्वर में भुनभुनाता उन दोनों के बीच में आ खड़ा हुआ था, उसे देख कुमुद एक पल को आंखें नहीं हटा पाई। वह भी उसे अपनी नीली आंखों से अवाक होकर देख रहा था। लग रहा था कोई विदेशी पर्यटक ही धोती कुर्ता पहने खड़ा हो। इतने ही में शांत मालती ने एक बड़ी सी ईंट उठा ली। उन तीनों को देखकर वह ना जाने क्या बड़बड़ाती ईंट मारने दौड़ी और तीनों हवा के वेग से भीतर चले गए। उत्तेजित मालती को भीतर लाने में फिर कुमुद पसीना पसीना हो गई। राजकमल सिंह की चेतावनी उसे पद पद पर त्रस्त करने लगी। मैं चाहता हूँ आप इन सबसे दूर रहें। इसका एक ही उपाय है, इनसे गज भर की दूरी बढ़ती जाए। पर जैसे अनजाने में वह उस परिवार से आज टकरा गई थी, क्या यह संभावना सदा बनी नहीं रहेगी? मालती का उठना बैठना, खाना पीना, सोना सब उसकी इच्छा पर निर्भर रहता था। यह अभिज्ञता कुमुद को गृहस्वामी ने उसकी नियुक्ति के दिन ही थमा दी थी। डॉक्टर का कहना है, इन्हें कभी छेड़िएगा मत, जो करना चाहे जैसे करना चाहे करने दीजिए, आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। किंतु कभी कभी कुमुद को सन की स्वामिनी रुला देती।
इधर वह प्रायः ही छज्जे पर भागकर टहलते चली जाती। कभी कभी तो नाश्ते की ट्रे लिए लिए कुमुद को भी उसके पीछे पीछे भाग उसे किसी अबोध बालक की भांति खिलाना पड़ता। एक दिन वह खुले छज्जे पर बड़े धैर्य से उसे मना बनाकर अंडा खिला रही थी कि संवेद रशीभूत खिलखिलाहट सुनकर चौंक उठी। छज्जे से ही लगा छज्जा शत्रु पक्ष की परिधि में आता है, यह वह जानती थी। आज सहसा वहां उसे मेम सी गोरी स्थूलांगी महिला को देख वह स्वामिनी को अंडा खिलाना भी भूल गई। कैसा अमानवीय मोटापा था। छाती, पेट का सौष्ठव, उस पर गौर अंगों पर झलमलाते आभूषणों की आभा विराट बपू को और भी विभ्राग बनाकर प्रस्तुत कर रही थी। उसके पीछे एक उतनी ही सांवली छरहरी दूसरी प्रौढ़ा खड़ी थी और उसके कंधे पर हाथ धरकर खड़ा निर्लज दृष्टि से उसे आंखों ही आंखों में लील रहा वह युवक। कैसा अद्भुत साम्य था राजकमल सिंह से। क्या विधाता ने इस परिवार के सभी पुरुषों को मृतिका के एक ही सांचे में ढालकर गढ़ा है। अजी मैं कहती हूँ सुनो तो मिस साहब, क्या नाम है तुम्हारा? स्थूलांगी महिला ने बड़ी विद्रूपपूर्ण हंसी के साथ अपने प्रश्न का ढेला फेंका। क्यूरी मजली, छुटके राजा की पसंद आला है ना, एक से एक छांट कर ना जाने कहाँ से ले आते हैं। ओह, तो ये ही थे राजा राजकमल सिंह की दोनों भाभियां और पीछे खड़ा युवक इन्हीं में से एक का पुत्र होगा। चलिए नीचे चलें। कुमुद ने बड़ी अवज्ञा से सामने खड़ी स्थलांगी के प्रश्न को सुने का अनसुना कर स्वामिनी का हाथ पकड़ लिया, पर वह एक टक अपनी दोनों जिठानियों को ऐसे देख रही थी जैसे वर्षों से बिछुड़े शहरों को पहचानने की चेष्टा कर रही हो। कुमुद का हाथ झटक कर वह उन्हीं की ओर बढ़ने लगी। क्यों री छुटकी, यह सौत अच्छी है या पहले की अच्छी थी? सांवली चुलबुली मजली ने पूछा और फिर आंचल मुंह में रखकर खीखी हंसने लगी। ओहो, चुप भी करो चाची। वह युवक अधैर्य से आगे बढ़ा। क्षमा करें, आप मेरी माँ और चाची के कहने का बुरा ना माने। वी फील सो सॉरी फॉर यू। जब भी आपका जी ना लगे। वह अपना वाक्य पूरा भी ना कर पाया था कि दोनों हाथों से बारजे पर धरा तुलसी का गमला उठा मालती ने पूरी शक्ति से शत्रु पक्ष की ओर फेंक दिया। हड़बड़ाकर तीनों के तीनों भीतर भागते नजर आए। मालती शांत अविचलित मुद्रा में धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में जाकर ऐसे लेट गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन से कुमुद उसे मना फुसलाकर कमरे में ही रुककर नाश्ता खिला देती। 7-8 दिन तक मालती का उन्माद जैसे एकदम ही विलुप्त हो गया। ना वह एकांत में बड़बड़ाती, ना अकारण मुस्कुराती। जो भी खाने के लिए कुमुद कहती वह आज्ञाकारिणी सुशिष्ट बालिका की भांति खा लेती। पहले उसे साड़ी पहनाने में कुमुद कभी कभी पसीना पसीना हो जाती थी। बड़े यत्न से साड़ी पहनाकर कहती, देखिए जरा आईने में, यह रंग आप पर कैसा फब रहा है। और दूसरे ही क्षण उन्मादिनी साड़ी खोलकर दूर पटक देती। जूड़ा बनाकर पार्टी बिठा कंघी ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखकर लौटती तो देखती जूड़ा खोल खाल मालती ने भूतनी से बाल पूरे चेहरे पर फैला लिए। किंतु इधर वह स्वयं ही श्रृंगार प्रिया बन गई थी। यतन से सच संवर कर वह कभी बड़ी देर तक दर्पण में अपना सुंदर प्रतिबिंब देखती, मुस्कुराती। स्वयं राजकमल सिंह भी पत्नी की सहज स्वाभाविकता देखकर एक दिन कुमुद से कहने लगे, मिस जोशी, अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आपकी उपस्थिति ने मालती को एकदम बदल दिया है। देयर हैज़ बीन अ रिमार्केबल चेंज। सोच रहा हूँ इधर उधर जरूरी कुछ काम निपटाऊं, अब निश्चिंत होकर जा सकता हूँ। किंतु दूसरे ही दिन मालती ने जो किया उसके लिए कुमुद भी प्रस्तुत नहीं थी। उस दिन वह स्वयं अपने हाथों से उसके लिए नाश्ता बनाकर लाई थी। देखिए मैं आज आपके लिए क्या बनाकर लाई हूँ, चीज़ टोस्ट और मसाले की चाय। काशी कह रही थी कि आपको बहुत पसंद है ऐसी चाय, क्यों है ना? शांत झील सी आंखों में एक क्षण को जैसे चिंगारी सी कौंधी, लुभावने स्मित में त्रिक अरुण उधर दृढ़ता से फिर भिज गए। अपनी सरस भूमिका के प्रत्युत्तर की आशा कुमुद को रहती ही खपती। कभी कभी अपनी यह एकांगी व्यर्थ चाटुकारिता उसे स्वयं उबा देती, पर वह बड़े यत्न से स्वामिनी की प्रस्तर प्रीति को जपा अर्चना में स्तुति सी करती। उसे अंडा खिलाती जा रही थी। कितनी सुंदर सुंदर लग रही हैं आज आप। मैंने आज आपका ढीला जूड़ा बनाया है, नोट किया ना आपने? कल मैं आपके लिए बेले का गजरा बना दूंगी, ऐसे ढीले जूड़े में ही गजरा अच्छा लगता है। वाह, अंडा तो आपने खा लिया, अब यह टोस्ट खाकर देखिए कैसा बना है। कुमुद की मधुर स्मित रेखा होठों से मिटी भी नहीं थी कि और वह बड़े दुलार से उसके मुंह में टोस्ट दे रही थी कि मालती ने लपक कर टोस्ट के साथ साथ कुमुद की उंगली पर भी बत्ती सी जमा दी।
रोकने पर भी एक चीख उसके मुंह से निकल ही गई और भागकर राजकमल सिंह अपनी स्टडी से आ गए थे। मालती, मालती क्या कर रही हो? उन्होंने पत्नी को झकझोर कर अपने चौड़े पंजे से उसके दोनों कपोल दबा कुमुद की घायल उंगली को बड़े कौशल से बाहर निकाल लिया। उंगली पर स्पष्ट दंत शत उभर आए। कुमुद की आंखों में पीड़ा के आंसू छलक आए और एक क्षण को से लगा उसकी उंगली का सिरा भी टोस्ट के साथ साथ स्वामिनी ने उद्रस्त कर लिया। कुछ क्षणों तक तो वह विस्मय विमूढ़ अवस्था में चित्रा अर्पित सी खड़ी रह गई। मालती अब भी उसी दृष्टि से उसे देख रही थी। राजकमल सिंह ने ना तो आते तो शायद उसकी पूरी उंगली ही कचर कचर चबा डालती। उस भयावह संभावना ने कुमुद को एक बार फिर आतंकित कर दिया। उसके अस्फुट कर्ण से शायद एक चीख फिर निकल जाती, किंतु उसने अपने को संयत कर लिया। कैसी विचित्र पुतलियां लग रही थी मालती की, जैसे दगदगाती हीरे की दो कन्या हो। बार बार वह अपनी पत्नी जीवा को अपने रक्तवर्णी अधरों पर फेर रही थी। यह तो नित्य की सौम्य शांत स्वामिनी नहीं थी, जैसे भयंकर कारी अग्निशिखा लपटे ले रही थी। उसके आतंकित सफेद चेहरे को देख राजा राजकमल सिंह सहसा उसकी ओर बढ़ाए। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज से आप इन्हें अपने हाथों से कुछ भी मत खिलाइए। मैं काशी से कहूँगा, वह इन्हें खिलाया करेगी। उसकी घायल उंगली को उन्होंने हाथ से लेकर देखने की चेष्टा की, किंतु उसी क्षण उन्मत्त पति की उग्र दृष्टि उसी उंगली पर निर्बाध देख उन्होंने अपने हाथ में धरा वह दुबला सा हाथ पत्नी की ओर किया। देखो क्या किया तुमने, देखा? मालती की अग्निगर्भा दृष्टि देख सहसा कुमुद ने सहम कर अपना हाथ पीछे खींच लिया। मालती ने टोस्ट की प्लेट खींचकर गोद में धर ली और क्षुधातुर पक्षियों की भांति कचर कचर कर कर ऐसी उदासीनता से खाने लगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लीव हर अलोन, राजकमल सिंह ने फुसफुसा कर कहा। अब बाहर खड़ी रहिए, मैं आज स्वयं इन्हें तैयार कर लूंगा। जब बाहर आ गई और बाहर धरी कुर्सी पर बैठ गई। हवा के झोंके से हिल रहे पर्दे की चिलमन से ना चाहने पर भी सब कुछ देख पा रही थी। धीमे स्वर में ना जाने किन शब्दों के मोहपाश में पत्नी को बांधते राजकमल सिंह अनभ्यस्त हाथों से उसके बाल बना रहे थे, नैपकिन से मुंह पोंछ रहे थे। फिर उतने ही यत्न से मालती को एक प्रकार से गोद में उठा उन्होंने कुर्सी पर बिठाया, बिस्तर लगाया। फिर अनंत दुलार भरे स्वर में पूछा, मेरे कमरे में चलोगी मालती? किंतु मालती प्रस्तर मूर्ति सी कुर्सी पर बैठी रही। पति के मधुर प्रस्ताव को ना उसने अनुमोदन किया न खंडन, और धीरे धीरे कमरे के पट बंद हो गए। कुमुद को अब वहां अपनी उपस्थिति अनावश्यक लगने लगी। हो सकता है रूठी उन्मादिनी सहचरी को वह प्रणय की जंग से विजित करना चाह रहे हो, किंतु प्रणय का यह नाटक क्या जानबूझकर ही उसकी उपस्थिति में प्रस्तुत कर रहे थे राजा साहब? उसे अपने कमरे में जाने को भी तो कह सकते थे। क्या उसे गृह परिचारिका की श्रेणी में रख आप बाहर खड़े रहिए, यह भी खूब रही? पागल पत्नी ने उंगली चबा डाली और घायल उंगली की मरहम पट्टी तो दूर काशी वाली कुर्सी पर बैठा दिया। सहसा उसका सर्वांग क्रोध से दग्ध हो उठा। यह अपमान नहीं तो और क्या है। पट से दरवाजा बंद कर दिया। उसके जी में आया वह उसी क्षण बोरिया बिस्तर बांधकर चली जाए। फिर कटी उंगली अभी धप धप कर रही थी। अम्मा कहती थी कि मनुष्य के दांतों का विष काले नाग सा होता है। घायल उंगली को हाथ में थामे वह धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती कमरे में आ गई। हवेली का वामांग निरंतर 2 रातों से ढोलकों की थपेड़ों से गूंज रहा था। काशी पता नहीं क्यों उससे चिढ़ती थी, पर दूसरी नौकरानी राम प्यारी प्राय ही कामकाज से छुट्टी पा उसके पास आकर बैठ जाती। उसी ने बताया था कि परसों बड़े राजा के छुटके भैया का तिलक चढ़ेगा। पहली रही लखीमपुर की, साल भर नहीं काटी, मुला दहेज कम मिला रहा, जला डालिन कसाई। उसने फुसफुसा कर कहा। ऐसी जलत रहे जैसे भूसा की ढेरू। बाप महतारी आए तो मटिया नहीं पाइन, अब दूसरी ला रहे हो ताकि कौन गद बनी। क्या कह रही थी वह? यह सब होता था इस सुदर्शन हवेली में। कहीं फांसी के फंदे से झूलती किसी नारी की देह और कहीं भूसे की ढेरी से सिलकती घर की बहू। उसके मन में कई बार आया कि राम प्यारी से मरियम की आत्महत्या का रहस्य पूछे। पूछने में तो कोई दोष नहीं, आखिर वह भी तो मरियम का स्थान ही ग्रहण करने आई है। कम से कम उस ठोकर से तो बच जाएगी, जानकर सावधान तो हो सकती है। किंतु तभी उसे अपनी ओछी जिज्ञासा पर स्वयं ग्लानि हुई। उसकी यही जन्मजात की तटस्थता कभी कभी उसकी मुखरा बहन उमा को भी बौखला देती थी। हाँ दो तुम भी दीदी, कोई तुमसे बात करता है और तुम गुमसुम बनकर पत्थर बन जाती हो। इसी से हवेली के दाएं बाएं अंग उसके लिए अभी भी पक्षाघात से अवश अंगों के हरदीन बने रहे। उस दिन अकस्मात उस वर्जित परिवार की महिलाओं को ना देखती
तो शायद यह भी ना जान पाती कि वहाँ कौन रहता है। इधर ना चाहने पर भी उसे उस विलासी परिवार की झांकियाँ देखने को मिलती। प्रायः ही वह देखती फिएट गाड़ी को हवा के वेग से भगाते बड़े राजा के दोनों सुदर्शन बेटे अपने मित्रों की टोली लेकर आते और बड़ी देर रात तक उसी के कमरे से सटे कमरे पर सारी रात धमा चौकड़ी मचाते। बरामदे में ही वाश बेसिन लगा था। वहीं राजकमल सिंह के बड़े भाई शिव कमल सिंह अपनी व्हील चेयर की घर घर उसे तड़के से ही उठा देते। वर्षों पूर्व मचान से गिरकर उनकी रीढ़ की हड्डी में जो चोट आई थी वह उन्हें जीवन भर के लिए पंगु बना गई थी। उनकी प्रातःक्रिया का भयावह रूप देखकर वह उस पहले दिन ही सहम गई। खा खा खर खर सुनकर ऐसा लगता जीभ को ही जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक रहे हैं। और पक्षाघात के 2 झटकों ने उनकी वाणी को भी अस्पष्ट बना दिया था। गोंगिया कर ना जाने किन किन नौकरों का नाम ले लेकर पूरे घर को सिर पर उठा लेते। एक दिन वह लॉन में अकेली टहल रही थी। इतने तड़के हवेली में कोई नहीं उठता। इसी से उस क्षणिक एकांत का सुअवसर पाकर ही वह टहलने निकली थी। जब से लखनऊ छोड़ा था खुले आकाश के नीचे पल भर सांस लेने के लिए तरस गई थी। सहसा कोलाहल सुनकर उसने चौंक कर देखा और एक पल को वह विमुड़ खड़ी देखती ही रह गई। एकदम दिगंबर बने राजा निर्वस्त्र अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। उनकी गौर नग्न देह खून से तरती। 2-3 नौकर उसी रक्त को उनके सर्वांग में बार बार पोतते जा रहे थे और छज्जे पर दिखी वही स्थूलांगी महिला अपने मर्दानी कंठ से उन्हें आदेश दे रही थी, पुट्ठे पर मलो, अब जांग पर जोर जोर से। निरीह गोंगिया रहे शिव कमल सिंह ना जाने क्या कहने की चेष्टा कर रहे थे। सहसा उनकी दृष्टि नीचे खड़ी कुमुद पर पड़ी। वहीं से चीख कर उन्होंने अपने विकृत स्वर का ऐसा चाबुक मारा कि तिल मिला गए। भाग भाग, जैसे सड़क पर कुत्ते को दुत्कार रहे हैं। कौन है? स्थूलांगी महिला अपनी विराट कटी परिधि पर हाथ टिकाए आगे बढ़ी। अरे वही है, छुटके राजा की रखेल। अपमान से कुमुद के दोनों कान झंझना उठे। वह तेजी से कमरे में चली गई। छी छी, कैसे ऊंचे लोग थे इस मर्यादाहीन प्रतिवेशी परिवार से वह आखिर कब तक बच पाएगी। आज बरामदे में खड़ी होकर स्थूलांगी ने जो निर्लज घोषणा की थी उसे वहां खड़े नौकरों ने भी तो सुना होगा। इस आकस्मिक धक्के से ऐसी स्तब्ध हो गई कि नहाना भी भूल गई। राम प्यारी जब एकदम उसके पास आकर खड़ी हुई तब वह चौंकी। काय मिस साहब, बहुत डराए गए, हम सब सुनत रहे। बुढ़ा सठियाए गए हैं। जब से फालिज गिरी है तब हर अतवार मंगल जंगली कबूतर का खून का मालिश करवाता है। बुढ़ा नंगा बैठा रहा है, तुमको देख लिया 100 से बरा गए हैं। ठीक ही कहा था उसने, बन मानुस है। बड़े राजा के बड़े बेटे ने किसी मेम से विवाह किया था और वह अपनी पत्नी को लेकर अपनी चीनी मिल के अहाते में अपनी नवनिर्मित कोठी में रहने चला गया था। बड़ा गोश्त खाती है महिमा, खान सामा बतात रही, बिना गाय के गोश्त के गस्सा नहीं तोड़त रही। ससुरी और सास है भैंसिया, एक दिन हमसे छुआए गए तो चट से नहाई गई। कभी कभी वह अपने पुत्र पत्नी सहित हवेली में आता तो उसके पुत्र को बाबा गाड़ी में घुमाती आया प्राय ही कुमुद को दिख जाती।